सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेलमेंट एंड प्लेज, बहुत मस्त है सर। कल इंडेमनिटी और गारंटी समझे, बेलमेंट प्लेज मस्त है, एकदम सिंपल है, इजी है सर। ठीक, बेलमेंट का मतलब हम पहले भी थोड़ा सा समझे थे, यहाँ पर उसी चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे। फिर हम प्लेज समझेंगे, प्लेज हमने पहले नहीं समझा था बट हम समझेंगे इसको डिटेल में, अच्छे खासे समझेंगे सर। बेलमेंट वर्ड का मतलब पता है सर? सर जहां पर हमने किसी को कोई पर्पस के लिए कोई गुड्स दिया, जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा वो क्या करेगा, गुड्स हमें वापस करेगा, दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। इसमें दो पार्टी होती है सर, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर वो होता है जो गुड्स देता है, बेली वो होता है सर जो गुड्स रिसीव करता है। आ रहा है समझ? देखो सर, द बेलमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर व्हिच मींस टू डिलीवर, ठीक है, हैंड ओवर या चेंज ऑफ पोजीशन। देखो सर, बेलमेंट एक्ट में सेक्शन 148 क्या डिफाइन करता है, देखो, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, कोई पर्पस के लिए दे रहे हैं हम सर, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स शैल, सॉरी, दैट द गुड शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा, बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। या तो आप उसे रिटर्न कर दोगे या तो जैसा सामने वाला बोल रहा है उस गुड्स को साथ आप वैसा करोगे, आगे बेच दोगे, खत्म कर दोगे, स्क्रैप कर दोगे, जो बोलेगा सर सामने वाला। दो पार्टी है सर, बेलर बेली। बेलर कौन है? जो गुड्स दे रहा है। बेली कौन है? गुड्स ले रहा है। ये पहले समझ आना चाहिए क्योंकि आगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो मैं पूछूंगा आपसे बेलर कौन है, बेली कौन है। ठीक, देखो सर एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल तो पढ़ेंगे सर। वेयर एक्स डिलीवर इज कार फॉर रिपेयर टू वाई, एक्स इज द बेलर, वाई इज द बेली। सर बहुत ज्यादा जरूरी है बेलर बेली समझना क्योंकि उन्हीं के राइट्स और ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं अपन आगे। फिर एक्स डिलीवर अ पीस ऑफ क्लोथ टू वाई, अ टेलर, एक्स कौन है? बेलर, वाई कौन है? बेली। ठीक है, awesome. Essential elements of a contract of bailment, सबसे पहले there is a contract। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मैं बोला कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जो सेक्शन 10 में पढ़ के आया हूँ एसेंशियल्स, क्या वो सब एसेंशियल फुलफिल होना चाहिए? बोले वेरी गुड, समझदार हो बाबा। प्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, याद आए वो सब वैलिड एसेंशियल्स, ये वही सर, वो सब चीजें होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट चाहो तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है, ये तो हम शुरू से पढ़ रहे सर। एक्सप्रेस मतलब, इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट, कोर्स ऑफ डीलिंग, बाय द एक्शन। अगला है डिलीवरी ऑफ गुड्स, सर ये तो सोगा में पढ़े सर। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज डिलीवरी। ठीक है, बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल गुड्स, ये याद रखना सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर। ये बेलमेंट सर मूवेबल गुड्स का होता है, तो सोगा भी तो मूवेबल का ही होता है, सोगा भी मूवेबल का नहीं होता है सर। ठीक है सर, डिलीवरी दो टाइप की है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। ये वो पार्ट्स है जो हमें पता है सर, यहाँ पर डिटेलिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट हम पहले भी पढ़ के आए सर। एक्चुअल याद है, फिजिकली सर पोजीशन दे क्या है हाथ में, एक्चुअल। कंस्ट्रक्टिव याद है सर, मेरा माल किसी और थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है, पहले उस गुड्स का मालिक मैं था, अब वही गुड्स दूसरे के हाथ में ट्रांसफर कर रहा हूं, बट गुड्स अभी भी किसके पास है? थर्ड पार्टी के पास। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नहीं नहीं, समझ आया? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी अगर याद हो सोगा में तो एक और पढ़ते थे अपन, सिंबॉलिक, वो यहाँ पर कवर नहीं है सर क्योंकि सर गुड्स मूव ही नहीं होगा सिंबॉलिक में, वहां तो आप डॉक्यूमेंट के थ्रू ओनरशिप पास करते हो। ठीक है, देखो सर अगला है पर्पस। द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, पर्पस बताना पड़ेगा सर, कोई अगर पर्पस ही नहीं है तो फिर वो बेलमेंट कैसे हुआ सर? अब आप एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों कर सकते हो, बोल के लिख के जो करना है सर। पोजीशन सर, इन बेलमेंट पोजीशन ऑफ द गुड्स चेंजेस सर बाय फिजिकल डिलीवरी, बाय एक्शन, वही तो हम पढ़ के आए सर। समझ आया सर? पोजीशन चेंज होना मतलब ये नहीं है कि सर मालिक बदल जाएगा। अरे आप इसका एक छोटा सा एकदम एक एग्जाम्पल ये वाला दिमाग में बैठा लो, आखिरी तक किसी को दिमाग में चलाना। सर मेरी गाड़ी ठुक गई, मैंने मैकेनिक को गाड़ी बनाने दिया, मैकेनिक की ड्यूटी है कि वो गाड़ी बना के मेरे को वापस करे, मेरी ड्यूटी है कि मैं मैकेनिक को पैसा दूंगा।
इस एग्जाम्पल को याद रखना, इससे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो मालिक कौन उस गाड़ी का? मैं। मैकेनिक मालिक बनेगा क्या कभी? नहीं। इन बेलमेंट, बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर of the goods where in possession, where a person in custody without possession, he does not become a bailey. For example भी दिया हुआ सर, servant of a master who is in custody of a goods of the master does not become a bailey, वो bailey नहीं कहलाता सर। Similarly, depositing ornaments in the bank locker is not bailment. क्यों? ये bailment क्यों नहीं है सर? अगर मैं बैंक के लॉकर में जाके सोना रख दूं तो पर्पस ही नहीं है, यहाँ कोई पर्पस ही नहीं है। बैंक को मैं सोना क्या कोई पर्पस के लिए दे रहा हूँ क्या? नहीं, पर्पस है ही नहीं सर, तो इस केस में बेलमेंट के अंदर कवर नहीं होगा। अगला है रिटर्न ऑफ गुड्स, किसको रिटर्न करना है सर? बेलर को कि बेली को? बेली को। किसको? बेलर को। जैसे ही पर्पस खत्म हो जाएगा क्या गुड्स वापस करेंगे? यस। मैकेनिक की ड्यूटी बनती है सर, वो मुझे कार बनने के बाद वापस करे। अबे नहीं करेगा तो क्या रख लेगा क्या? भाई कार तो मेरी है ना। समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है। ठीक है, देखो, डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज नॉट बेलमेंट सिंस द मनी रिटर्न बाय द बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट। ये बड़ी प्यारी सी चीज दी हुई है, आइडेंटिकल करेंसी नोट मतलब पता है? अगर मैं बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है बैंक वही 10,000 रुपए मुझे वापस करे। नोट के नंबर चेंज हो सकते हैं और डेफिनेटली चेंज होंगे। तो सरकार बोली उस केस में ये बिलमेंट वाली बात ही नहीं है। मैं बोला क्यों? सरकार बोली बिलमेंट तो तब होता है ना जब हमने किसी को कोई पर्पस के लिए गुड्स दिया, सामने वाला वही गुड्स हमारा वापस कर रहा है। सेम कहां हुआ यहाँ? देखो सर, टाइप्स ऑफ बिलमेंट 3 टाइप से हो सकते हैं सर। सबसे पहले फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, किसके फायदे के लिए? बेलर। बेलर कौन है? जो गुड्स का मालिक है। द डिलीवरी ऑफ सम वैल्यूएबल टू अ नेबर फॉर सेफ कस्टडी विदाउट चार्ज। ये कई बार हम करते हैं सर, हम कई बार घर से बाहर जाते हैं, लॉक कर देते हैं, पड़ोसी अगर अच्छा हो, पहचान का हो, तो हम उसको चाबी दे देते हैं, ये घर की चाबी रखना, कोई आएगा तो उसको पकड़ा देना चाबी, या ये चाबी रखो, हम शाम को आएंगे तो आपसे चाबी कलेक्ट कर लेंगे। ये करते हैं, बहुत कॉमन है सर, बहुत कॉमन है। फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, बेली कौन है? जिसे पर्पस के लिए गुड्स दिया जा रहा है सर। द लैंडिंग ऑफ बाइसाइकिल टू अ फ्रेंड फॉर हिज यूज, जहां पर हमने अपने दोस्त को साइकिल दिया यूज करने के लिए, यहां पर उसके बेनिफिट के लिए दिया। म्यूचुअल बेनिफिट, अब यहाँ पर गिविंग ऑफ अ वॉच फॉर रिपेयर, इसमें दोनों का फायदा कैसे हुआ? सर मैं अगर आपको वॉच दूंगा तो आप मेरी वॉच बनाओगे, बना के मुझे वापस करोगे, तो बन गई वॉच, मेरा फायदा। आप वॉच बनाए, मैंने आपको पैसा दिया, आपका फायदा, दोनों का फायदा। On the basis of reward, bailment can be classified into 2 types, gracious और non-gracious। gracious मतलब क्या होता है? हम फ्री में करते हैं किसी के लिए कोई चीज, that is gracious। ठीक है, so a gracious bailment is one where the provider of service does it graciously, that is free of charge। such bailment would be either for the exclusive benefit of bailor और बेली, वो डिपेंड करेगा सर, अभी से कोई कैसे बताएगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पढ़ के पता चलेगा किसके बेनिफिट के लिए। बट नॉन ग्रेशियस क्या होता है सर? यहाँ फ्री में कुछ नहीं कर रहे हैं हम किसी के लिए। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट मीन्स वेयर बोथ द पार्टीज गेट सम बेनिफिट, दैट इज बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज, बेलर है बेली। समझ आया ये सबको? ठीक है, ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस डिपेंड करेगा सर, ये तो समय पे डिपेंड करेगा कि ग्रेशियस होगा कि नॉन ग्रेशियस होगा, कोई पहले से नहीं बता सकता। हाँ, जरूरी नहीं है, कई बार हम एक जन के बेनिफिट के लिए भी दे सकते हैं नॉन ग्रेशियसली, हो सकता है, डिपेंड करेगा, अभी देखेंगे ना, बहुत सारे केसेस आएंगे। सबसे पहले देखो ड्यूटीज ऑफ द बेलर। बेलर कौन है? वो पर्सन जो गुड्स डिलीवर करता है सामने वाले को। सर देखो क्या क्या ड्यूटी है। सबसे पहला डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स, अगर मैं कोई गुड्स किसी को डिलीवर कर रहा हूं तो मेरी ड्यूटी बनती है उस गुड्स से रिलेटेड हर एक डिटेल्स प्रोवाइड करना और बताना सर। अगला है बियर नेसेसरी एक्सपेंस, उस गुड्स से रिलेटेड जो नेसेसरी जरूरत के खर्चे वो बेलर को उठाने पड़ेंगे बेली के पास डिलीवर करने तक और बेली के पास उस गुड्स को प्रॉपर रखने तक।
इंडेमनीफाई बेली, सर अगर कल के दिन बेलर के कारण कुछ बेली को लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो आपकी ड्यूटी बनती है सर वो लॉस को इंडेमनीफाई करना, एंड बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। ठीक है, मैं बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। अगर बेली वापस गुड्स आपको कर रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते मैं नहीं लूंगा गुड्स, लेना पड़ेगा सर, आप ही का तो गुड्स है, आप ही तो मालिक हो। देखो दिस आर एन्यूमरेटेड हियर अंडर। देखो सर सबसे पहला बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स पेड, ये करना चाहिए, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। इन अ ग्रेशियस बेलमेंट, ग्रेशियस मतलब क्या है, फ्री में। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स पेड, उसको बताना पड़ेगा सर गुड्स में क्या क्या दिक्कतें, ऑफ विच द बेलर इज अवेयर एंड विच मटेरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम, वो फर्क पड़ेगा सर उस गुड्स को यूज करने में। ठीक, और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क, या तो हो सकता है सर रिस्क भी हो। इफ डज नॉट मेक सच डिस्क्लोज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज अराइजिंग टू द बेली डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट। मैंने मैकेनिक को दिया गाड़ी और गाड़ी देते टाइम उसको बोला भैया ये गाड़ी है, और गाड़ी देते टाइम ये नहीं बताया भैया इसका ब्रेक फेल है, मैकेनिक बेचारा ट्राई कर रहा है कि गाड़ी सही चल रही है कि नहीं, हो गया, जाके घुस गया मैकेनिक। सर यहाँ मेरी गलती है ना सर, आ रहा है समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ ये सबको? चश्मे में क्या चले गया यार। आप चाहो तो ये एग्जाम्पल बड़ा खतरनाक है, पढ़ो इसको। घोड़ा भाग गया, ठीक है, घोड़ा उसको फेंक के भाग गया, 20 थ्रोन लिखा हुआ है ना, थ्रोन एंड इंजर्ड, घोड़ा फेंक के भाग गया सर। सर क्या डैमेजेस के लिए लायबल होगा? यस, क्योंकि बताया नहीं था सर। इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बिलमेंट, नॉन ग्रेशियस मतलब if the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for such damages whether he was or was not aware of the existence of such fault in the goods bailed। एग्जाम्पल, मेरा स्कूटी किराए पे देने का धंधा है, मैं आपको स्कूटी किराए पे दे रहा हूँ, पैसा तो लूंगा ना, फ्री में तो नहीं लूंगा दूंगा सर। अगर किराए पे दे रहा हूँ मैं आपको स्कूटी, और सर उस स्कूटी में कोई फॉल्ट था तो किसकी गलती? मेरी सर, आपकी थोड़ी होगी सर। आप ठोक दो वो अलग मैटर है, नॉर्मली अगर स्कूटी में कोई डिफॉल्ट है या फैक्ट है या कुछ गड़बड़ है तो किसकी गलती? बेलर की। एग्जाम्पल पढ़ो। पढ़ो, आपको समझ आएगा, यही होता है सर। क्या चीज के लिए? हाँ ऑब्वियसली, समझ आया। देखो केस लॉ के केस में देखो, इन हाईमैन एंड बाइक वर्सेस नाई एंड सन्स 1881, A hired from B a carriage along with a pair of horses and a driver for a specific journey. During a journey, a bolt in the under part of the carriage broke away। समझ रहे हो, टांगा, टांगे के नीचे का एक नट फसक गया। As a result of this, the carriage become upset and A was injured। टूट गया, A को लग गई। It was held that B was liable to pay किसको? A को, for the injury sustained by him। क्योंकि ये क्या था सर, ये नॉन ग्रेशियस था। नॉन ग्रेशियस मतलब पैसा, और पैसा देके अगर हम सामने वाले से कोई चीज कर रहे हैं, ले रहे हैं, सर्विसेज हो रही है, तो उस केस में सर सामने वाले की ड्यूटी बनती है सर कि हर चीज बताए, बोले, सब करे सर। आ रहा है समझ? हाँ नहीं रहेगा, ग्रेशियस में क्यों रहेगा? ग्रेशियस तो फ्री में ना, एक तो पैसा भी नहीं दे रहा है, ऊपर से फ्री में दूं, ऊपर से सब मेरे ऊपर ही चढ़ जाओ डैमेजेस के लिए, तो फिर मतलब क्या हुआ फ्री में देने का? आया समझ? ठीक है, देखो सर, the court observed that it was a bailor's duty to supply a carriage fit for the purpose for which it was hired। Sometimes the goods bailed are of dangerous nature।
that is exclusive. In such cases, it is the duty of the bailor to disclose the nature of the goods. किसकी ड्यूटी है? बेलर की. किस केस में? नॉन ग्रेशियस के केस में. ठीक है. ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंस इन केस ऑफ ग्रेशियस बिलमेंट. क्या है सर ये? फ्री में? अरे फ्री में ना. Whereby the condition of bailment, the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon by the bailee for the bailor, and the bailee is to receive. फ्री में कर रहा है ना, ग्रेशियस था ना. The bailor shall repay to the bailee the necessary expense incurred by him and any extraordinary expenses incurred by him for the purpose of bailment. Necessary और extraordinary. अब ये क्या होगा सर? एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला सर मैं आपकी गाड़ी बना दूंगा. आप बोले ठीक है सर, गाड़ी मेरे घर से उठवा लेना. ठीक है यार, दोस्ती आ रही है, ऐसे ही फ्री में बना दूंगा. अब मैं आपके घर गया गाड़ी लेने के लिए और गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो आते आते मेरे को पेट्रोल डलवाना पड़ा ताकि मैं भी तो पहुंचूं वापस अपने शोरूम तक. ठीक. तो उस केस में सर जो पेट्रोल का खर्चा लगा, नेसेसरी एक्सपेंस, ये तो गाड़ी कैसे लाता बनाने के लिए. दूसरा, जब गाड़ी बनाने लाया तो मेरे को आप लोगों ने बोला था ब्रेक फेल है. जब मैं चेक करा गाड़ी में तो गाड़ी का सर एक्सलेटर वायर है वो भी सर टूटा हुआ था, समझ लो एक्सलेटर वायर भी टूटा हुआ था. तो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लग गए. समझ आ रहा है सर? तो मैं आपसे ये रिकवर कर सकता हूं, पर मैं आपसे रिपेयर चार्जेस नहीं ले सकता. समझ आया? मैं आपसे रिपेयर के चार्जेस नहीं ले सकता, अपने लेबर चार्जेस नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ग्रेशियस कर रहा हूं, मैं फ्री में कर रहा हूं. क्या लिया समझ आया और क्या नहीं लिया ये समझ आया? आप ये समझो, सिंपल है, ऐसे समझो. मेरा लेबर चार्जेस नहीं ले सकता मैं, अपने पर्सनल चार्जेस नहीं ले पाऊंगा, पर जो भैया गुड्स का नेसेसरी खर्चा था वो तो ले सकता हूं. समझ आया? सर जब स्टार्टिंग में हमारी गाड़ी प्री सर्विसिंग में रहती है तो यही तो होता है. सर प्री सर्विसिंग के टाइम अगर गाड़ी में कोई इंटरनल मान लो डैमेज है या कोई नट बोल्ट वगैरह है तो वो उसका पैसा आपसे ले सकता है, लेबर चार्जेस नहीं ले सकता. सर लेबर चार्जेस कैसे लेगा? तो फिर फ्री सर्विस क्या हुई भाई? फिर फ्री किस चीज की हुई सर्विस? फिर तो पैसे वाली सर्विस हो गई, क्योंकि पैसे वाली में तो वो ले ही रहा लेबर चार्जेस. क्या बोला समझ आया? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, गाड़ी की जो प्री सर्विसिंग है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल, एकदम बैठता है इस पे. इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बिलमेंट, अब यहाँ तो पैसे की बात है सर, तो यहाँ तो आपको पे करना ही पड़ेगा सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द बेल. यहाँ तो बात ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाएगी सर. देखो एग्जाम्पल, ए हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम बी फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम नोएडा. ड्यूरिंग द जर्नी अ मेजर डिफेक्ट अकर्ड इन द इंजन. समझ आ रहा है? ए हैड टू पे 5,000 एज रिपेयर चार्जेस. बुलाया होगा किसी मैकेनिक को और 5,000 खर्चा लग गया मशीन वो गाड़ी का रिपेयर वगैरह का. दिस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एज इट इज द बेलर्स ड्यूटी टू बियर सच एक्सपेंसेस. भाई गाड़ी उसकी खराब हुई है, मेरी गलती तो नहीं थी. आप समझो ना, अपन कोई टैक्सी हायर पे, आप ओला उबर में जाते हो कहीं पर भी, तो ओला वाले की गाड़ी खराब हो गई तो वहां पर मान लो उसके पास पैसे नहीं है तो आपने दिए, तो कल के दिन सर आप ये थोड़ी बोलोगे कि आप लायबल थे. लायबल कौन था? जिसकी ओला उबर थी. मेरी गलती थोड़ी कि सर मैं टैक्सी का भाड़ा देने के लिए लायबल हूं. ठीक है. However, the usual and the ordinary expenses for petrol, toll expenses are to be borne by the बेली. यही होता है सर, अपन टैक्सी हायर में लेते हैं तो पेट्रोल का खर्चा अपन देते ही है, देते हैं ना, ये नेसेसरी है पेट्रोल और टोल. पर सर गाड़ी में अगर कुछ आया ब्रेक डाउन तो मेरी गलती नहीं है, गाड़ी पंचर भी हुई तो मेरा खर्चा नहीं है सर. और अगर मैंने जेब से दिया है तो मैं सामने वाले से वसूल लूंगा, भैया मैं खर्चा दिया था. ये नॉर्मली अपन करते हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है. अगर ये नहीं भी बोलता ना तो भी हम यही करते हैं अपने घर में, और नहीं तो अपने पेरेंट्स से पूछ लो, यही करते हैं. कौन देगा? पागल है क्या? फिर मैं टैक्सी क्यों लिया? अगर टैक्सी में रख के भी मेरे को ही पूरे खर्चे देने पड़ रहे तो इससे अच्छा मैं खुद की गाड़ी में चले जाऊं. क्या बोला समझ आया? अगला सर देखो, अगला ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन. ये क्या होता है सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली प्रीमेच्योर टर्मिनेशन. कोई चीज किसी समय पे पहले डिसाइड हुई थी कि इतने टाइम पीरियड तक सामने वाले के पास रहेगी,
आपने उस समय खत्म होने से पहले ही क्या किया, वापस ले लिया। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अपनी स्विफ्ट कार को ओला वाले को दिया था किराए पे, ले जा भाई का 10 दिन तू किराए पे चला लेना। अब ओला वाला भी 10 दिन के हिसाब से ट्रिप वगैरह सेट कर लिया होगा, जो भी करा होगा। मैं 8 दिन में उससे गाड़ी वापस मांग रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता सर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ? बात तो 10 दिन की थी ना, 8 दिन में वापस लिया ना सर। तो मेरी ड्यूटी बनती है सर कि 2 दिन का उसका जो नुकसान हुआ है ना सर, उसकी भरपाई करना। क्यों सर? हो सकता है वो 2 दिन में किसी और की ट्रिप की बुकिंग लिया हो, अब वो जिससे बुकिंग लिया हो बेचारे को तो कैसे ना कैसे टैक्सी जुगाड़ करके लेके जाना ही पड़ेगा लोगों को, तो मेरे कारण उसका लॉस हो गया ना सर। मेरे से मान लो 1000 रुपए में लिया था गाड़ी एक दिन का, अब वो मान लो किसी और से गाड़ी लेने गया तो 1200 रुपए लग गया, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा ना सर। जो 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा वो किससे लेगा? मेरे से ही तो लेगा। वो बोलेगा भैया आप 10 दिन की बात किए थे, आप 8 दिन में लेने आ गए, 200 रुपए मेरे को 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा लग गया गाड़ी का, 400 रुपए दो। समझ आया? अरे समझ आया? ठीक, अगला देखो, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। बेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेली के लिए? सबसे पहला, इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस। अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो बेलर की ड्यूटी है बताने की, नहीं बताता, उस गुड्स में कोई डिफेक्ट निकलता, तो बेलर की ड्यूटी बनती कि वो बेली को पैसे वापस करे सर। अब भी जो टैक्सी वाला एग्जांपल लिए सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा एग्जांपल है टैक्सी वाला। टैक्सी में अगर वेयर एंड टियर कुछ भी आया और मैंने अपने जेब से पैसा दिया है, तो वो जो टैक्सी का मालिक है वो मेरे को पैसा वापस करेगा, या तो मेरे भाड़े में से एडजस्ट करके देगा मेरे को। मैं बैलेंस ही पैसा दूंगा, पूरा पैसा तो नहीं दूंगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। ऑब्वियस सी बात है सर, जैसे ही पर्पस हो जाएगा मैं उसको गुड्स वापस करूंगा। क्या उसको वो गुड्स वापस लेने पड़ेंगे? यस। किसको? बेलर को। किससे? बेली से। If the baler refuses to take the delivery of the goods when it is offered and at the proper time, the bailee can claim compensation for all the necessary expense incurred for the safe custody. याद रखना सर, आप किसी मैकेनिक के पास गाड़ी छोड़े और कल के दिन आप उसके यहाँ से गाड़ी उठवा नहीं रहे हो सर, तो बेचारे को कहीं ना कहीं गाड़ी रखना पड़ेगा। अब वो जाके पार्किंग में रख के आया, तो सर पार्किंग का जो चार्जेस लगेगा वो आपको देना पड़ेगा सर, क्योंकि आपकी गलती थी। वो तो बोला था गाड़ी ले जाओ, आप नहीं ले जा रहे थे। समझ आया? अरे समझ आया? एग्जाम्पल देखो, X agreed to sell his car to S for 5 days for safekeeping. Delivered his car to S for 5 days for safekeeping. However, X did not take back car for 1 month. कितने दिन में लेने की बात की? 5। कितने दिन में नहीं लिया? 1 महीना। इन दिस केस क्या वो नेसेसरी एक्सपेंस क्लेम कर सकता है? यस। मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया छोड़ो, हम लोग बनारस गए थे। बनारस में क्या है, पार्किंग का बहुत इश्यूज है, बहुत इश्यूज है। बनारस बहुत हॉचपॉच मार्केट है, बहुत ज्यादा घाट घाट के पास बसा हुआ है ना, तो वहाँ पार्किंग का बहुत इशू आता है। तो वहां पर ना पार्किंग के लिए स्पेसिफिक एरिया है जहां पर आप कार वार जाके पार्क कर सकते हो। तो वहां पर अगर आप कार पार्क करते हो ना, तो जैसे क्या होता है मैं बताऊं, 2 घंटे के लिए अगर आप पार्क किए हो तो वहां 2 घंटे का भी अलग चार्ज, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8, 12 ऐसे वहां पर चार्जेस है। तो मैंने 2 घंटे के लिए पार्क किया, अब मान लो 2 से 3 हो गया, आपको क्या लगता है वो मेरे से एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा? लेगा, लेते हैं सर, हमारे से भी लिया था। हमने वहां 4 घंटे के लिए पार्क किया था, अब वो घाट घूमते 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 हमें लेट हो गया था, 6 घंटा हो गया था, वो हमसे एक्स्ट्रा 2 घंटे का पैसा लिया सर, लेते हैं। बेलर कौन था? मैं, मेरी कार थी, मैं मालिक था सर, वो बेली था जिसको मैंने कार दिया था सर रखने के लिए। आई बात समझ? अरे समझ आया? अब किसकी ड्यूटीज पड़ेंगे? बेली की सर। अब एक बात बताओ, जिसको मैंने गुड्स दिया है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी? क्या मेरे गुड्स को अच्छे से रखे? यस। क्या मेरी कार में लेके अपनी गर्लफ्रेंड को घूमे? नो। नो अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। क्या करते हैं? हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं मारुति वाले को भर दिया था, बता रहा हूँ कैसे। मारुति वाले को मैं अपनी कार सर्विसिंग में दिया था, शुरुआत की फ्री सर्विस होती है ना सर, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मैं कार दिया, अपन अपना घर आ गए। अब वो सर्विस करेगा, जो भी करेगा वो करेगा भाई, उसके बाद जब भी होगा फोन करके बुलाएगा मेरे को। मैं उसको कार दिया था, ठीक, मैं अपने घर आ गया। अब हम जैनी, रायपुर इतना छोटा सा, और मेरी कार के पीछे वर्धू लिखा हुआ है और सीए लिखा हुआ है, पहचान है मेरी कार की। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ जाते हैं कि ये वर्धमान सर की कार है, या मेरी फैमिली में कोई भी जान जाता है ये वर्धमान की कार है।
अब हुआ ये कि क्या बोलते हैं, मेरे जो रिलेटिव थे, ठीक है, उन्होंने देखा मेरी कार है। अब उन लोग मेरे को इसलिए फोन किए कि तू कार लेके घूमता रहता है पर मिलने नहीं आ सकता। मैं बोला है, मैं कहाँ कार लेके घूम रहा हूँ, मैं घर में हूँ। बोले झूठ मत बोल। मैं बोला अरे झूठ, घर आ जाओ। बोले वीडियो कॉल कर लो, रूम में बैठो। बोले क्या बात करते, तेरी कार सामने है। मैं बोला है, आप लोग कहाँ हो? तो बोले पुरानी बस्ती। मैं बोला वेरी नाइस। मैं बोला ग्रेट। मैं बोला बस फोटो खींच दो, फोटो खींचो और मेरे को भेज दो। तो उन्होंने क्या किया, फोटो खींचा और तुरंत के तुरंत मेरे को भेज दिया। भेजा, मैं मारुति वाले को फोन किया, मेरी कार कहाँ है भैया, मैं अभी के अभी तुरंत लेने आ रहा हूँ। बोले भैया अभी कहाँ से लेने आ रहे हो, अभी बनी नहीं है। मैं बोला भाड़ में जा, नहीं बनवाना है मेरे को, मैं लेने आ रहा हूँ। जहां है अभी के अभी, जिस तरीके की कार है मेरे को अभी चाहिए, मेरे को इमरजेंसी जाना है, बाहर जाना है, मेरे को कार चाहिए। बोले भैया वो तो सर्विसिंग के लिए खुली हुई है। मैं बोला अभी पैक करो गाड़ी को, जो भी है उसका नट बोल्ट टाइट वाइट करो, जो करना है करो, मैं अभी के अभी गाड़ी लेने आ रहा हूँ। वो कैसे भी मेरे को रोकने की कोशिश की कि मैं कार लेने नहीं आऊं, क्योंकि उसका भी पता है कार ही नहीं है शोरूम में, कैसे लेने आए। आखिरी जाके खुद मान लिया कि सर आपकी कार तो मार्केट में है। मैं बोला मेरी कार क्यों घूम रही है, मैंने को ये बताओ, और किससे पूछ के आप मेरी कार ड्राइव किए। एक स्क्रैच भी आया ना, पूरा पार्ट बदला दूंगा गाड़ी का, और 1 रुपए इंश्योरेंस क्लेम का कम नहीं होने दूंगा। मैं तो नॉन क्लेम बोनस ही लूंगा अगर ठुकी भी तो। और पेट्रोल जो खर्चा किया आप लोग, उसका भी पैसा लूंगा। आपको मेरी कार चलाने का हक किसने दिया? आप मेरी गाड़ी टेस्ट कर सकते थे। एंड टेस्ट डजंट मीन कि आप शहर के 10 किलोमीटर अंदर लाओ और टेस्ट करो मेरी गाड़ी को। आप जितना टेस्ट ड्राइव में गाड़ी चलाते हो ना सर, उतनी ही मेरी टेस्ट ड्राइविंग करोगे सर गाड़ी की। 2 किलोमीटर चलवाते हो ना टेस्ट ड्राइव, 2 किलोमीटर में टेस्ट कर। 2 किलोमीटर में तू यहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा, पुरानी बस्ती वहां पर है, एमपी डाबा के आगे है। एमपी डाबा के आगे 2 किलोमीटर तक यहां तक आ ही नहीं पाएगा, लिख के लेने नहीं आ पाएगा। तो बोला सर सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। बोले एक बात याद रखना, ये पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी कार बस मत चलाना दोबारा मेरे से बिना पूछे। अगर वो 1 किलोमीटर भी इधर से उधर चली हुई दिखी, तो बता रहा हूँ बैंड बजा दूंगा मैं आपकी। मैं तो ऊपर कंप्लेन कर दूंगा और आपकी तो नौकरी खा जाऊंगा मैं। बाकी कुछ होना हो, मैं आपकी नौकरी जरूर खा जाऊंगा, और नहीं तो बवाल कर दूंगा। एक तो आप लोग का नया नया शोरूम खुला है, मैं इतना बदनाम कर दूंगा ना, मैं बोला कि आप कोई आएगा नहीं यहाँ पर। और आजकल आप देखिए रील्स में लोगों को बदनाम करना बहुत आसान है। मैं बोला बहुत स्पीड से बदनाम कर दूंगा आपको, लगे मेरे जेब से पैसा, बट बदनाम तो कर ही दूंगा मैं। मेरी गाड़ी नहीं चलाना। मैं बोला मेरे से बिना पूछे मेरी गाड़ी नहीं चलाना। आपको हक ही कौन दिया गाड़ी चलाने का? नो अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। करते हैं लोग सर, करते हैं, बहुत करते हैं सर। गाड़ियों में तो एकदम, कार में तो एकदम कॉमन है। उसके बाद आज तक उन लोग खौफ में रहते हैं, मेरी गाड़ी आती है तो वहां पर। आज भी मेरी गाड़ी कभी क्लेम में जाती है तो बेचारे लोग छूते भी नहीं है, चलाते भी नहीं है। और धोखे से मान लो इंश्योरेंस क्लेम में गाड़ी बनते टाइम या कुछ कारण से पेट्रोल थोड़ा भी कम हो गया, वापस डलवा देते हैं। इतनी फटी पड़ी में रहते हैं। मैं बोला छूना मत मेरी गाड़ी, मेरी मर्जी के बिना आप कुछ करके देखो, फिर देखो अब बैंड बजा दूंगा। ठीक। नो मिक्सिंग ऑफ बेलर गुड्स विद जोन गुड्स। कार में ये पॉइंट पॉसिबल नहीं है कि सर अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स करो, कार में ये पॉसिबल नहीं है। बट सर गेहूं में ये पॉसिबल है सर। आटा पिसाने देते हैं अपन, आटा चक्की वाले ये काम करते हैं कि नहीं? करते हैं, मिक्स करते हैं, कौन बोला नहीं करते हैं? मैं तो आटा चक्की वाले के साथ बाजू में बैठा हूं। मैं पूछा कैसे मिक्स करते हो, बोले सुन, होता क्या है, जैसे उन लोग अपने पास लोअर क्वालिटी वाला गेहूं रखते हैं पीस के, ठीक है। अपन अच्छी क्वालिटी वाला गेहूं लेके गए, ठीक, अपन लेके गए और उसके पास पिसाने के लिए छोड़ दिए। यही करते सर, कोई वहां पर बैठा नहीं रहता, कोई भी नहीं, आप मैं कोई नहीं बैठता। वो क्या करता है, बोले भैया कितना किलो पिसाने लाए? मैं बोला 20 किलो। वो बोला सबसे पहले हम 20 किलो में 2 किलो अलग कर देते हैं, पहले ही अलग कर देते हैं सबसे पहले। बोले आप तो चले जाओगे छोड़ के, 2 किलो अलग कर देते हैं। अब ये 2 किलो अलग किए, 18 किलो है। इस 18 किलो को पीस देंगे, और उसके बाद वो 2 किलो जो सड़ा वाला गेहूं का पिसा हुआ नहीं था, उसको डाल देंगे। मैं बोला भैया पकड़ाता नहीं है? बोले बाप जन्म में नहीं पकड़ाएगा भैया, नहीं पकड़ पाओगे आप। नहीं, हाँ कलर में डिफरेंस आता है, पर दिक्कत ये ना 18 किलो में 2 किलो का फर्क नहीं पता चलेगा। 18 में 8 होता तो कलर दिख जाएगा, डिफरेंस दिख जाएगा, बट 18 में 2 किलो का डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ वो मेरे को बोला आपको क्या लगता है हम आटा चक्की ये गेहूं पीस के पैसा कमाते हैं?
तेरे को यही काम करना तो वो मेरे को यही बोला। आपको क्या लगता है गेहूं पीस के क्या कमाई है? 4, 5, 10 रुपए किलो लेते हैं पिसाई, क्या कमाई कर लेंगे हम लोग? कमाते हम इसमें भी, कमाते हम इसमें, और ये चीज एक आम आदमी को नहीं पता चलेगी। ठीक, ये तो मेरे को इसलिए पता है क्योंकि वो आटा चक्की वाला जो था वो हमारे अच्छे पहचान का था, घर के रिलेशन जैसा था, तो वो बताया भी हाँ ऐसा ही करते हम लोग। तब तो हमारी कमाई है, हर बार 2 किलो की कमाई होती है। रिटर्न द गुड्स। सर क्या गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा? यस सर, ऑब्वियस ही बात है। एंड टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्रूइंग फ्रॉम गुड्स पेड। मैंने अपनी गाड़ी बनवाने के लिए दी, अगर वो मेरी गाड़ी को टैक्सी जैसे एक दिन चलाया और अगर 1000 रुपए कमाया तो उसकी ड्यूटी बनती है 1000 रुपए क्या करे, मुझे वापस करे। किसको वापस करेगा? बेलर। कौन? बेली। समझ आया? बैठा दिमाग में? इन्हीं पॉइंट्स को नीचे डिटेल में पढ़ेंगे सर। देखो सबसे पहले टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। नहीं ये बहुत सिंपल है सर। जैसे एक आम आदमी अपने गुड्स की देखभाल करता है वैसे ही आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस गुड्स की देखभाल करें। हे भगवान, देखो example, if X buys ornament Y and Y keeps this ornament in his own locker at his house along with the own ornaments, if all the ornaments are lost or stolen in a riot, Y will not be responsible for the loss to X. If on the other end X specifically instruct Y to keep them in a bank, but Y keep the ना 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 हाँ, keep them at his residence, then Y would be responsible for the loss caused on account of riot. समझ आया ये एग्जांपल? नहीं तो मेरे को पहले समझाओ ये क्या लिखा है। हाँ तो समझा। भूला नहीं है और बाय ने अपने ऑर्नामेंट के साथ लॉकर में रखा और चोरी हो गया, तो बाय रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो अपने कुछ की तरह केयर किया। ठीक है, अगर एक्स ने बोला है कि लॉकर में रखना है बैंक, बाय नहीं रखा और चोरी होगा तो बाय। समझ आया सबको ये? सर अगर वो जैसा बोल रहा है वैसा नहीं कर रहे हो तो आप लायबल हो, बट सर अगर उसने कुछ नहीं बोला और आप वैसे ध्यान रख रहे हो जैसे आप नॉर्मली अपने गुड्स का ध्यान रखते हो तो लायबल नहीं हो। सर 13 वाला एग्जांपल पढ़ो, ये सब पढ़ो और नहीं समझ आएगा तो पूछना, पढ़ो सब। ऑब्वियसली नेचुरल कैलेमिटी में आप किसी को कैसे पकड़ोगे? आप ये थोड़ी बोलोगे मेरे गोडाउन में मैं स्पेशली बोला सुनामी आ जाओ। सर आ रहा है समझ? देखो सर एक्सेप्शन, बेली वेल नॉट लायबल फॉर लॉस ऑफ थिंग्स बेल्ड। देखो सर, द बेली इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ऑफ द थिंग्स बेल्ड इफ ही हैज टेकन द रीजनेबल केयर एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 151। जैसे उसको ध्यान रखना चाहिए था उसने अगर ध्यान रखा है, प्रॉपर तरीके से रखा है और उसके बाद भी अगर गुड्स को कुछ हो जा रहा है तो उस केस में उसकी ड्यूटी नहीं बनेगी। समझ आई बात? किसकी नहीं बनेगी? बेली की। अगला देखो, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। मैंने आपको ये अब भी बताया सर, आप यूज नहीं कर सकते सर सामने वाले का गुड्स, ठीक है? और अगर कुछ हुआ उसमें यूज करते टाइम फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, मैं तो पैसा लूंगा, मैं तो पैसा लूंगा। मैंने किसी को अगर अपना आईफोन सेल करने के लिए दिया, वो मेरा आईफोन यूज कर रहा है, करते हैं, पूरा मोबाइल शॉप करता है, हर मोबाइल शॉप वाले लोग इतने अरबपति कैसे दिखते हैं? इतने सारे फोन यूज करते हुए कैसे दिखते हैं? बकाबक चेंज करते हुए कैसे दिखते हैं? कस्टमर के ही तो फोन यूज करते हैं लोग, जो आते हैं इनके पास कि भैया ये मेरा फोन है बेच देना ना। कोई अच्छा कस्टमर भी लेगा तो बेच देना, मैं आऊंगा पैसा लेने, बता देना मेरे को। वो जब तक बिकता नहीं है तब तक खुद यूज करता है, मस्त यूज करता है, रोल मारता है, और इसी बीच अगर गिरा के तोड़ दिया ना सर तो मैं तो डैमेजेस लूंगा, मैं तो लूंगा। देखो सर, A lends a horse to B for his own riding only. B allows C, a member of his family, to ride the horse. C rides with care, but the horse accidentally fall and is injured. इसकी लायबिलिटी B की। किसके लिए? A के लिए, क्योंकि A ने जब B को दिया था तो उसने बोला था तू खुद यूज करना, किसी और को मत देना।
अगला एग्जाम्पल पढ़ो और बताओ समझ आया कि नहीं। कहाँ ले जाने की बात थी? वाराणसी। कहाँ लेके चले गया? कटक। गलती है सर, जहां बोला उसके अलावा थोड़ी ले जा सकते हो आप। As per section 153, a contract of bailment is voidable at the option of the bailor if the bailee does not use goods according to the terms and conditions of bailment. Voidable है किसके ऑप्शन में? bailor, जिसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उसी का गुड्स आप यूज कर रहे हो और जैसा बोला गया था वैसा नहीं कर रहे हो, तो उस केस में सर गलती बेली की है। देखो, ए लैंड्स टू बी अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग बी, ये वही है, सेम है। अगला देखो, नॉट टू मिक्स द गुड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था सर, मिक्स नहीं करना है गुड्स को, नहीं करना है, करते हैं इन लोग वो अलग मैटर है, बट करना नहीं है। इफ द बेली मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, किसकी कंसेंट से मिक्स किया? बेलर से पूछा भैया मिक्स कर दूं, वो बोला हाँ कर लो। अब क्वेश्चन है सर, अगर मिक्स उससे पूछ के किया तो भी डैमेजेस देगा? नहीं। डैमेजेस क्यों देगा सर? पूछा तो था ना कि मिक्स करूं कि नहीं करूं, वो बोला हाँ कर ले। तो देखो सर, both the parties shall have an interest in the proportion of their respective share in the mixture thus produced. If the bailey without the consent, अब क्या करे? पहले गुड्स अलग हो सकता है कि नहीं ये चेक करो ना सर। अलग हो सकता है तो अलग कर लो ना यार। सर नॉर्मली आप समझो, चलो गेहूं जो पिसाने वाला था वो तो मुश्किल है, नामुमकिन है सर अलग करना, उसको छोड़ दो। बट मैं अगर बोलूं जैसे ये रिमोट है और ये पावर बैंक है, सर अगर ये रिमोट और ये पावर बैंक दोनों को अगर मैं मिक्स करूं तो क्या ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं? डेफिनेटली आराम से हो सकते हैं। एक लेबर को बैठाना पड़ेगा, वर्कर को बैठाना पड़ेगा, अलग कर देगा। इसमें कौन से रॉकेट साइंस की बात है? देखो, the property in the goods remain in the parties respectively, but the bailey is bound to bear the expense of separation. Obvious सी बात है सर, बेली मिक्स किया ना, बेली को ही अलग करवाना पड़ेगा, और द डिविजन एंड एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर। देखो सर एग्जाम्पल पढ़ो सर, ए बेल्स 100 कॉटन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत सिंपल है सर, पर्टिकुलर मार्क करके भेजा था। ये अपने बेल्स कॉटन बेल्स के साथ मिक्स कर लिया, आप सेपरेशन वही जो लेबर का खर्चा लगेगा अलग अलग करने का, वो अलग अलग करने का खर्चा बियर करोगे सर। कौन बियर करेगा? बेलर की बेली? बेली। अबे बेली मिक्स किया है, बेलर थोड़ी मिक्स किया है सर। If the bailey without the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods in such a manner that it is impossible to separate, impossible to separate, अब क्या होगा? अब तो कंपनसेशन लोगे सर, जब अलग अलग हो ही नहीं सकता तो कैसे करोगे सर? कंपनसेशन लो, ऑब्वियस सी बात है, डैमेजेस क्लेम करो सर। ये देखो सर फ्लोर वाला जो एग्जांपल है ना सर दिया है, जबकि मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इसको पढ़ा नहीं था इस फ्लोर वाले एग्जांपल को, बट मैं आपको रियल प्रैक्टिकल बताया जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है सर, ठीक है। अगला है रिटर्न द गुड्स, कौन रिटर्न करेगा? किसको? बेली रिटर्न करेगा बेलर को, ड्यूटी है सर रिटर्न करना गुड्स। If by the default of the bailey the goods are not returned, delivered or tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time. अगर टाइम पे डिलीवर नहीं किया किसको? बेलर को, तो उस केस में बेली की लायबिलिटी हो जाएगी। देखो, X delivered goods to Y, X delivered books to Y to be bound. Y promised to return the books within a reasonable time. अच्छा एक ये जब बुक की बात हुई तो आप लोग को याद आया होगा, अपना बचपन याद आया, लाइब्रेरी। ये बात अलग है आप लोग भस्की मार लेते हो, वो अलग कंसर्न है, मतलब वापस नहीं करते हो या स्टे केयर करते हो, बट नॉर्मली सर हम लाइब्रेरी से इशू करवाते तो कितने टाइम पीरियड के लिए इशू करवाते हैं, वहां लिखना पड़ता है सर, 1 दिन 1 महीने जितने के लिए भी इशू कराओ सर, उससे ज्यादा होता है तो लाइब्रेरी के चार्जेस लगते हैं, फाइन्स लग जाते हैं सर, वही अच्छा एग्जाम्पल है। अगला देखो सर, रिटर्न ऑन एक्रीशन फ्रॉम गुड्स। एक्रीशन क्या होता है सर?
कोई फायदा, उस गुड्स से कोई फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, तो किसको रिटर्न करना पड़ेगा? बेली को। किसको? बेलर को। देखो सर, ये काऊ वाला एग्जाम्पल मस्त है, पढ़ो ना। बछड़ा, काफ, समझ आ रहा है? बैठा दिमाग में? ये थोड़ी बोलेगा बछड़ा मेरा। ठीक। नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। सर आप ये काम नहीं कर सकते। सर आप मेरी गाड़ी लेके किसी का मर्डर नहीं कर सकते और बोले ये लो ये गाड़ी वापस ले लो, पता चला कल के दिन पुलिस मेरे पास आ गई। सर आप ये काम नहीं कर सकते। नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, आप मेरे गुड्स को गलत तरीके से या गलत पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? बेली। ठीक है, अब आते हैं राइट्स ऑफ द बेलर। अब बेलर के क्या क्या राइट्स है? सबसे पहला राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। टर्मिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? कैंसल कर देना। शक्ल देख के लग रहा है बेली मेरा काम नहीं कर सकता, छोड़ दे, कैंसल। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम। बोला था 3 दिन में गाड़ी बना देना, अभी तक गाड़ी चालू भी नहीं किया बनाना, वापस कर दे। राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। अगर कोई मेरी गाड़ी के साथ कुछ गलत करता है, वहां ठोक देता है खड़ी गाड़ी को मेरी, मैं तो केस कर दूंगा। राइट टू फाइल अ सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज बाय अ बेली। सर ड्यूटीज वगैरह ये हम पढ़ेंगे। राइट टू क्लेम कंपनसेशन, हम कंपनसेशन भी क्लेम करेंगे। देखो सर, सर राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। ठीक सर, टर्मिनेट, टर्मिनेट वर्ड का मतलब समझते हो ना? कैंसल। A contract of bailment is voidable at the option of the bailor if the bailee does any act with regard to the goods bail inconsistent with the condition of the bailment। जो डिसाइड हुआ था उसके अलावा कुछ और कर रहा है, नीचे इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। राइट टू डिमांड बैक गुड्स, क्या हम वापस नहीं मांग सकते गुड्स? मांग सकते सर, मांग सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जितना टाइम पीरियड है उतना टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही मांग सकते हैं कि पहले भी मांग सकते हैं? डिपेंड करेगा सर, डिपेंड करेगा। पहले भी मांग सकते हो, बाद में भी मांग सकते हो, बाद में तो देना ही पड़ेगा। पहले भी मांग सकते हो अगर अब वो आपके गुड्स के साथ इनकंसिस्टेंट या गलत यूज कर रहा है। वेयर द गुड्स आर लेंट ग्रेशियसली, फ्री में, द बेलर कैन डिमांड बैक गुड्स एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स्ड और द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल पढ़ेंगे सर, पढ़ो। समझ आया सर? ये एग्जांपल समझ आया? एकदम सिंपल है सर। However, due to the premature return of the goods, if the bailee suffer any loss which is more than the benefit actually obtained by him from the use of the goods bailed, the bailor has to compensate the bailee। मैंने आपको जो वो टैक्सी वाला एग्जांपल दिया था ना सर, वो टैक्सी वाला परफेक्टली इसमें बैठता है सर। याद है ना, 2 दिन पहले अपन टैक्सी वापस ले लिए, नहीं भैया मेरी कार वापस कर दे। अरे याद है ना? ठीक है सर, पढ़ना है। ओ सर, ओ सर, पढ़ लेना भाई, पढ़ ले। अगला देखो सर, राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। सर अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। राइट टू स्यू द बेली, जो गलत कर रहा है सर। ठीक है, द बेलर हैज टू राइट टू स्यू द बेली फॉर एनफोर्सिंग ऑल द लायबिलिटीज ड्यू अपॉन हिम। हम कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं सर बेली से, अगर वो गलत तरीके से मेरे गुड्स को यूज कर रहा है या मेरे गुड्स को डैमेज कर रहा है सर, तो हम कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। अब देखो राइट्स ऑफ अ बेली, क्या क्या बेली के राइट्स है सर? इसकी बात कर रहे हैं अपन, बेली, याद रखना सर। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। जॉइंट बेलर समझते हो सर? 2 या 2 से ज्यादा ओनर है उस गुड्स के, तो सर वो गुड्स किसी को भी वापस कर सकता है, किसी को भी। ठीक है, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ और नहीं बोलते। अगर मान लो मैं और एक पर्सन और है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में हमने बोला कि सिर्फ गुड्स मुझे ही रिटर्न होगा, तो आप सेकेंड पर्सन को डिलीवर नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते सर। राइट टू इंडेमनिफाई, Bailey is entitled to be indemnified by the bailor for any loss arising to him by reason that the bailor is not entitled to make the bailment or to receive the other goods or to give direction in respect to them. If the bailor has no title to the goods, ये लो, आप खुद चोरी से लेके आए हो, and the bailee in good faith deliver them back to the or according to the direction of the bailor, the bailee will not be responsible to the owner in respect of the delivery। Obvious सी बात है सर।
आप चोरी से गाड़ी लेके आए हो, मैकेनिक के पास बोले ब्रेक बनवा दे, तो मैकेनिक ब्रेक बना दिया, ब्रेक बना के आपको गाड़ी वापस कर दिया। अबे तुम मैकेनिक को थोड़ी पकड़ोगे, मैकेनिक की गलती थोड़ी थी, उसको क्या पता गाड़ी चोरी की है सर। कोई भी मैकेनिक गाड़ी बनाने से पहले ये नहीं पूछता आपसे भैया गाड़ी के पेपर दिखाओ। आप बोलोगे पागल है क्या, नया है क्या मार्केट में, तो कोई पुलिस वाले में। देखो सर एंड देखो कहाँ गया, द बेली कैन ऑल्सो क्लेम फॉर नेसेसरी एक्सपेंस incurred by him for the purpose of gracious bailment। अगला देखो सर, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। कौन दे रहा है फॉल्टी गुड्स? बेलर। किसको दे रहा है? बेली को। क्या ये हम पॉइंट पहले भी पढ़े हैं? यस। याद है टांगा टूट गया था, गाड़ी खराब थी, कंपनसेट करना पड़ेगा। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंस, पेट्रोल का एक्सपेंस याद है? नेसेसरी है, पेट्रोल और टोल तो नेसेसरी एक्सपेंस है, ठीक है। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट, द राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। टाइटल मतलब ओनरशिप, याद है ना सर, प्रॉपर्टी ओनरशिप। इफ द गुड्स बेल्ड आर क्लेम बाय पर्सन अदर देन द बेलर। एक नंबर, मैं मैकेनिक को बनाने दिया गाड़ी, अब जब गाड़ी लेने की बात आई तो मैं और लक्ष्य दोनों साथ में चले गए और दोनों गाड़ी मांग रहे हैं। बेली जो है वो बोला भैया मेरे पास तो ये आदमी गाड़ी छोड़ के गया था, बोले नहीं नहीं ये तो खुद मेरे से चोरी करके लाया है। द बेली में अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। बेली बोलेगा मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कौन मालिक है, एक काम करते हैं कोर्ट के ऊपर मैटर छोड़ देते हैं, कोर्ट बोलेगा जिनमें से उन दोनों में से एक को डिलीवर कर दिया जाएगा। आप लोग एग्जाम्पल पढ़ो, सब पढ़ेंगे, पढ़ो। समझ आ रहा है सर, वही सेम एग्जाम्पल है। चलो, राइट ऑफ अ पर्टिकुलर लीन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज। पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन हम नीचे पढ़ेंगे सर। लीन वर्ड का मतलब याद है सर, जप्ती, ठीक है। जनरल और पर्टिकुलर ये हम सीखेंगे। राइट्स ऑफ अ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर मतलब कौन? थर्ड पार्टी जो आपके साथ गलत कर रहे हैं सर। देखो, सूट बाय अ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। मस्त बताता हूँ, एकदम मस्त, एकदम लाइव देखा हुआ एग्जाम्पल है ये, बाजू में अपने इंस्टीट्यूट के एकदम बाजू में, मेरे ख्याल से आज ही मेरे साथ था और यश मेरे साथ था, मेरे को अच्छे से याद है। ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक मैकेनिक है जो गाड़ी बनाता है, ठीक है, यहीं पर। तो उसके गैराज में गाड़ी खड़ी थी जो बना रहे थे उन लोग। एक वो 17-18 के निब्बा निब्बी नहीं होते, गाड़ी चलाते नया नया सीखते, तो उन्हें ऐसा लगता है फुल एक्सेलरेट करेंगे तभी गाड़ी में मजा आएगा, ठीक। तो फुल एक्सेलरेट करके, याद है, गाड़ी बहुत तेजी से चलाए थे और तेजी से चला के सीधा मैकेनिक के शोरूम में घुसाया और जो सामने गाड़ी खड़ी थी घुसा दी उसपे। अब एक बात सोचो, जो आदमी गाड़ी बनवाने छोड़ के गया होगा उसको तो पता भी नहीं होगा, वो तो अपने घर में बैठा है, ठीक। दूसरा जो मैकेनिक बना रहा था वो तो सब छोड़ छाड़ के भाग गया, बोला जिंदा पहले बाद में गाड़ी देखेंगे, तो वो तो वहां से निकल गया। अब दो पार्टी हो गई, एक बेलर जिसने अपनी गाड़ी वहां छोड़ी थी, एक बेली जो वहां पर वो गाड़ी बना रहा था सर, और रॉन्ग डूअर कौन था? वो बच्चा, ठीक है, ठीक है। बहुत बवाल हुआ था यहाँ पर, 15 दिन तक बेचारे उस आदमी की शॉप बंद थी क्योंकि पूरी मशीन ही तोड़ दिया था, इतना जबरदस्त गाड़ी घुसाया था, उसकी जो मशीन वगैरह थी वो सब तोड़ दिया था। बहुत केस हुआ था, बहुत मैटर हुआ था। है? नहीं नहीं, उसके आगे वाला बहुत गजब केस हुआ था, जाके पूछना ना, पता करना, मतलब यहाँ क्या माहौल लगा था मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसलिए पता अच्छे से, एक तो अपन दो थे, ऊपर से हम दोनों थे, हम लोग पता भी किए थे, और ऊपर से क्या हुआ था वहां पर, वो उसके लड़के के पापा वापा को बुलाए थे, बहुत चकल्लस हुआ था, लड़के का लाइसेंस थोड़ी था, बच्चा था ना, 17-18, बोल तो रहा हूँ, निब्बा निब्बी था, जाके घुस गया सीधा, बड़ा गजब, और क्या मोड़ा था। वैसा तो मैं ड्रीम में भी गाड़ी नहीं मोड़ सकता। फास्ट एंड फ्यूरियस के बाद अगला यही था सर, क्या मोड़ा गाड़ी सीधा,
मैं बोला वैगनार के साथ स्टंट कौन करता है भाई? कोई तो गाड़ी थोड़ा देख। वो उस माचिस की डिब्बी को सीरियसली ले लिया था। चलो सर, इधर ध्यान दो। अरे इधर ध्यान दो। इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailee of the use or possession of the goods bailed or does any injury, the bailee is entitled to such remedy as the owner might have used in the like case if no bailment has been made. Either the bailer or the bailee may bring suit against a, ऑब्वियस सी बात है सर, उस बच्चे के ऊपर केस किया गया था, बहुत मैटर हुआ था, पुलिस भी आई थी सर। ऑब्वियस सी बात है, बहुत लॉस हुआ था, करीब 10-15 लाख का लॉस हुआ था। हाँ बहुत मैटर। क्या बोलेगा भाई? अरे जाओ। आप भूल गए, रिकॉर्डिंग बिगड़ रही है। ध्यान दो, अरे नालायको ध्यान दो। अपॉर्शनमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट, whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit shall between the bailer and the bailee be dealt according to their respective interests. जिसका जितना damages हुआ होगा वो उतना compensation में से claim कर लेगा। Sir, termination of bailment, देखो, a contract of bailment shall terminate in the following circumstances. सबसे पहला दिया हुआ on expiry of stipulated period, जितना टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था उतना टाइम पीरियड खत्म हुआ, आप और मेरे बीच का बेलमेंट खत्म। मैं आपको साइकिल, ई साइकिल वाला मस्त है, मैं आपको साइकिल 3 महीने के लिए किराए पे दिया था, जैसे 3 महीना खत्म हुआ बेलमेंट खत्म, गुड्स वापस करो। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, ये भी बहुत सही है सर। एक बार आपने ओला उबर किया, वो जहां पर आपको एक जगह पटका, जहां तक आपने डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया था, खत्म, बेलमेंट खत्म। समझ आया? ये भी अच्छा एग्जाम्पल है टेंट वगैरह शादी वादी के लिए। ठीक है, अगला है बाय नोटिस। यहाँ पर क्या हो रहा होगा? बेलर या बेली दोनों में से कोई भी एक जन नोटिस दे सकता है। जनरली बेली देता है कि मेरा काम हो गया भाई, तू ले जा अपनी गाड़ी। आजकल नोटिस का जमाना नहीं है, आजकल फोन हो जाता है सीधा, भैया गाड़ी बन गई है ले जाओ। Where the bailey act in a manner which is inconsistent with the terms of the bailment, the bailor can terminate the contract. देखो बेलर भी कर सकता है by notice to the bailey, और सर gracious bailment act can be terminated by the bailor at any time by giving a notice to the bailey. gracious में क्यों कभी भी ले सकता है? क्योंकि वहां पर पैसा ही नहीं है, वहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है सर। However, the termination should not cause to the bailey in excess of the benefit derived by him. In such case, the loss exceed the benefit derived by the bailey. The bailor must compensate the bailey for such loss. अगर कुछ excess loss है तो वो compensate करना पड़ेगा। By death, gracious bailment है, कौन मर गया? या तो बेलर या तो बेली, तो बेलमेंट खत्म। ग्रेशियस है ना, फ्री में चल रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कार का बेलमेंट किए थे सर, कार में ही आग लग गई, अब क्या करोगे? जली हुई कार लेके जाओगे? सर देखो, a bailment is terminated if the subject matter of the bailment is destroyed or there is a change in nature of the goods which make it impossible to be used for the purpose of bailment. अब क्या करोगे? बात ही खत्म। आप चाहो तो ये एग्जांपल पढ़ लो। हाँ, डेथ का एग्जांपल, डेथ का। तेरे पास एक्टिवा है, ठीक है, तूने अपनी एक्टिवा भविक को दिया कि ले यार भविक तू अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा लेना, रेशियस है ना, फ्री में दिया, ठीक, और भविक घुमा ही रहा था, उतने में पता चला तू गया, निपट गया, उस केस में कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट, कैंसल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तेरे और भविक के बीच में था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, खत्म कहानी। अबे इसको तो नहीं करेगा, इसकी फैमिली को करेगा ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। अबे तो एक्टिवा रख लेगा क्या पागल, वापस नहीं करेगा क्या? देखो सर, एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, यही ऊपर के पॉइंट्स है जो लिखे हुए हैं। अगला देखो सर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स, लॉस्ट गुड्स, ये क्या है सर? ये हम पहले भी पढ़े हैं, पता है, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हैं, पता है, जहां पर सर वो फोन मिला था, आपकी ड्यूटी बनती है कि मुझे फोन वापस करो। सर आप और मेरे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है,
कि जब जब मेरा फोन घूमेगा आप वापस करोगे सर। बट सर ये लॉ के थ्रू एक ड्यूटी क्रिएट होती है आपके ऊपर, जिसके कारण आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। देखो सर, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स मे स्यू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। देखो सर, ये तो ऑब्वियस सी बात है सर। अगर मैंने न्यूज़पेपर में छपवाया है कि भैया जो मेरा फोन ढूंढ के देगा मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा, तो मेरे को 5,000 देना पड़ेगा कि नहीं सर? Obviously, a person who finds some goods which do not belong to him is called the finder of the goods. It is the duty of the finder of the goods to find the true owner and surrender the goods to him. However, the finder of goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expenses voluntary incurred by him in finding the owner. Voluntary, खुद की इच्छा से incur किया है सर, and preserving the goods found. But he has a right to retain the goods against the owner until he receives such compensation. Where the owner has offered a specific reward on the lost goods, the finder may sue the owner for such reward and may retain the goods until then. अच्छा एक बात बताओ, मान लो मेरा फोन घुमा और मैंने कोई रिवॉर्ड या कंपनसेशन की बात ही नहीं की कि दूंगा, और मान लो आपको फोन मिला, क्या करोगे? नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, दूंगा ही नहीं। ये देख लिखा है, तू मुझे ढूंढने के पीछे कोई भी खर्चा किया मैं तेरे को दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं था कि कोई खर्चा करेगा तो दूंगा वापस। मैंने कोई रिवॉर्ड की बात ही नहीं करी, इसीलिए ये इंडिया है, लोग वापस ही नहीं करते क्यों करेंगे आप? मेरे को ये बताओ, आप रिवॉर्ड दोगे तो वापस करूंगा ना सर। मैं मेहनत करके ढूंढू, मुझे मिला, एक तो खोजा, फोन करा, पता किया भाई ये किसका फोन है, ले ले, ऊपर से तू बोलता है भाई कोई मेहनत नहीं, भाड़ मेरा कुछ नहीं दूंगा, तो सामने वाला ही बोलेगा जय जिनेंद्र भाई ये फोन मैं यूज करता हूँ। when finder of things commonly when finder of things commonly on sale may sell it. देखो, when a things which is commonly the subject matter of sale, if lost, if the owner cannot with reasonable diligence be found, or if refuses upon demand to pay the lawful charges to the finder may sell, लो बेच देंगे। when the things is in the nature of danger of perishing, perishing मतलब समझ रहे हो, खराब होने वाली है, और द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड। और देखो देखो देखो, ये मैं आपको पढ़ा रहा था तब बताया था सर, कोई अगर 2/3 से ज्यादा खर्चा कर चुका है या तो सर वो गुड्स खराब हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? कौन बेच सकता है? बेली, फाइंडर। ये तब होता है जब आप मिलते ही नहीं हो और मिलने के बाद पैसे नहीं देते हो। अगला है राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन क्या होता है? ये तो हम पढ़ के आए हैं, जब्ती करना, retain the goods belonging to another until his claim is satisfied or some debt due to him is repaid. टाइप ऑफ लीन कौन सी होती है? पर्टिकुलर और जनरल। थोड़ा सा अगर सोचोगे ना तो दिमाग से नाम से क्लियर होता है। पर्टिकुलर लीन क्या होगी? एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर गुड्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। जनरल लीन क्या होगी? एकदम सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैं गाड़ी को अपनी बनाने के लिए दिया मैकेनिक को, अब मैकेनिक का पैसा नहीं दे रहा हूं, क्या वो मेरी गाड़ी रख लेगा? हाँ, तब तक नहीं देगा जब तक पैसा नहीं दे रहा हूं। दिस इज पर्टिकुलरली। मैंने बैंक से लोन लिया सर, बैंक का लोन का पैसा वापस नहीं कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का, बैंक वाला रिकवरी वाले को भेजेगा, सब सब ले जाएगा, जितनी चीजें घर में ले जाएगा जब तक उसका पैसा रिकवर नहीं होता। गाड़ी, टीवी, फर्नीचर, जनरली। हाँ, एक टीवी के लोन के लिए घर ले जा, पागल है क्या? पर्टिकुलर लीन समझ आया सर? ओनली अ पर्टिकुलर गुड्स। देखो सर, Section 170 provides where the bailee has, in accordance with the purpose of the bailment, rendered any services involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed, he has, in absence of contrary to the contract, a right to retain such goods. जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना लिखा हो सर, वो गुड्स रिटेन कर सकता है जब तक उसका पैसा नहीं मिलता। आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे सर, सब पढ़ेंगे एग्जाम्पल, पढ़ो, बहुत इजी है।
समझ आएंगे? एकदम सिंपल है सर, कोई रॉकेट साइंस वाले एग्जांपल्स नहीं थे। जनरल लीन क्या है सर? ये पर्टिकुलर गुड्स के लिए नहीं है सर, जो आएगा सब उठा लेंगे। It is the right to retain the goods not only for demand arising out of the goods retained, but also for the general balance of the account in favor of certain person. In absence of contrary to the contract, Section 171 provides that right is available to bankers. इसी का तो example दिया मैं आपको। Bankers, factors, वारफिंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, अटॉर्नी ऑफ लॉ, ये सब बड़े बड़े लोग हैं सर। फैक्टर वगैरह, वारफिंगर तो हम कस्टम में पढ़ते हैं सर। आप कस्टम का पैसा मत दो, ले जाएंगे सब कुछ उठा के, आपकी दुकान उठा के ले जाएंगे साले। पॉलिसी ब्रोकर्स सर, पॉलिसी का पैसा मत दो, ठीक है। अटॉर्नी ऑफ लॉ, लॉ के अंडर सर आपको कोई पैसा देने का बनता है, कोर्ट ने बोला है पैसा देने, आप पैसा ही नहीं दे रहे हो, आपका जमीन जायदाद सब ले जाएंगे सर, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ो, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। आपको समझ आएगा सर। वो ज्वेलरी से कुछ भी वसूल देंगे, यही करता है बैंक। समझ आया सर, ठीक है। अंडर द राइट ऑफ जनरल लीन द गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड बट कैन ओनली बी रिटेन फॉर द ड्यूज, ये याद रखना सर, बेच नहीं सकते हो। द राइट ऑफ लीन कैन बी वेव थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, आप वेव कर सकते हो सर। तो जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में अंतर क्या है सर? जनरल लीन क्या होता है सर? कोई भी गुड्स। पर्टिकुलर लीन पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है। जनरल लीन ऑटोमेटिक नहीं होती है, ये एग्रीमेंट के थ्रू होती है, और ये ऑटोमेटिक होती है पर्टिकुलर लीन। इट कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल, बिना लेबर स्किल के भी। अभी वो जो ज्वेलरी वाला ऊपर एग्जांपल नहीं पढ़े थे, 500 बिना सिक्योरिटी का था, 1000 सिक्योरिटी का था, तो वो ज्वेलरी को यूज 500 के लिए भी कर लिया ना। इट कम्स ओनली इनटू प्ले ओनली व्हेन सम लेबर और स्किल इज इन्वॉल्व्ड। ओनली सच पर्सन, बैंकर, फैक्टर, वारफिंगर, पॉलिसी ब्रोकर, यही सब जनरल लीन यूज कर सकते हैं सर। ये अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारे एग्जाम्पल्स है। प्लेज, गिरवी, गिरवी में भी तो वही होता है सर, जो सामान आप गिरवी में रखवाओगे उसी की तो जब्ती करेगा सर, आपका घर थोड़ी लेके चले जाएगा सर। गिरवी में सोना रखवाया तो सोना जब्ती हो जाएगा सर, आप पैसा नहीं दोगे तो। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये पूरा बेलमेंट खत्म हुआ, पूरा क्लियर हुआ सबको?